क्लास में अक्सर एक सवाल उठता है, गिरफ्तारी के बाद क्या? और जवाब हमेशा एक ही होता है, जमानत, बेल। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय प्रणाली के बीच का वो पुल है जिस पर हर नागरिक का हक टिका है। और अब जब हमारे सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, तो इसके सबसे जरूरी अध्यायों में से एक, अध्याय 35 को समझना और भी जरूरी हो जाता है। ये पूरा चैप्टर जमानत और बॉन्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज हम इसी चैप्टर के प्रावधानों की एक तरह से गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद रटना नहीं, बल्कि समझना है। हम देखेंगे कि छोटे मोटे और गंभीर अपराधों में जमानत का फर्क क्या है, सालों से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए क्या कोई उम्मीद की किरण है, और ये फिल्मों वाली एंटिसिपेटरी बेल असल में होती क्या है। बिल्कुल। और देखिए, इस चैप्टर को सिर्फ धाराओं का झुंड मत समझिए। ये एक दर्शन है। एक तरफ एक व्यक्ति की आजादी है और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा। ये पूरा अध्याय इसी तराजू को साधने की कोशिश करता है। हम देखेंगे कि कानून कैसे तय करता है कि कब पलड़ा आजादी की तरफ झुकेगा और कब समाज की सुरक्षा की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जमानती और गैर जमानती अपराध, मतलब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर असल में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है अधिकार और विवेक का। जमानती अपराधों में, जो कम गंभीर होते हैं, जमानत आपका अधिकार है, पुलिस या जज की मेहरबानी नहीं। अगर किसी को ऐसे अपराध में पकड़ा गया है तो उसे जमानत देनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ नए कानून में एक बहुत ही कमाल की चीज जोड़ी गई है, निर्धन व्यक्ति के लिए। हाँ, ये मैंने भी देखा। ये क्या है असल में? अब तक होता ये था कि गरीब आदमी, मान लीजिए 500 रुपए की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और 5,000 की जमानत नहीं भर पाने की वजह से महीनों जेल में सड़ता रहता था। ये नया कानून इस बेतुकी स्थिति को पहचानता है। ये कहता है कि अगर कोई गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर जमानतदार यानी श्योरिटी नहीं ला पा रहा, तो उसे सिस्टम की नाकामी मानकर बिना जमानतदार के सिर्फ एक पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करो। ये न्याय को पैसे से अलग करने की एक बहुत बड़ी और व्यवहारिक कोशिश है। एक मिनट, अगर जमानत अधिकार है तो क्या कोई इसका गलत फायदा नहीं उठा सकता? मतलब जमानत पर बाहर आके गायब हो गया तो? बहुत अच्छा सवाल है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप जमानत की शर्तों को तोड़ते हैं, जैसे तारीख पर पेश नहीं होते, तो उसी केस में दोबारा पकड़े जाने पर अदालत कह सकती है, पिछली बार आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, इस बार हम आपको जमानत नहीं देंगे। ठीक है, ये तो समझ आया। पर अब आते हैं असली मुद्दे पर, गैर जमानती अपराध, यानी हत्या, डकैती जैसे गंभीर मामले। यहाँ तो जमानत अधिकार नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यहां से अधिकार का क्षेत्र खत्म होता है और अदालत के विवेक यानी डिस्क्रिशन का क्षेत्र शुरू होता है। अब सब कुछ जज साहब के विवेक पर निर्भर करेगा। कानून कहता है कि अगर पहली नजर में लगता है कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है, तो जमानत नहीं मिलेगी। या फिर अगर वो व्यक्ति पहले भी किसी गंभीर अपराध में सजा काट चुका है, तो भी जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसमें भी तो कुछ गुंजाइश रखी गई होगी। मान लीजिए आरोपी कोई महिला है या कोई बहुत बीमार व्यक्ति है। हाँ, कानून इतना कठोर भी नहीं है। महिलाओं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों या किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति के मामले में अदालत गंभीर अपराधों में भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके जमानत दे सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ इसलिए किसी की जमानत नहीं रोकी जा सकती कि पुलिस को गवाहों से उसकी शिनाख्त करवानी है। अदालत शर्तें लगा देगी, लेकिन उसे जेल में नहीं रखेगी। और शर्तें कैसी होती हैं? गंभीर मामलों में जमानत देते समय अदालत को कुछ शर्तें लगानी ही पड़ती हैं। जैसे आप दोबारा वैसा ही कोई अपराध नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी गवाह को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। ये शर्तें जमानत और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती हैं। हमने ये तो समझ लिया कि जमानत कैसे मिलती है, लेकिन क्या होता है उन लाखों लोगों का जिन्हें जमानत नहीं मिलती और वो सालों तक केस चलने का इंतजार करते हैं? ये तो हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दाग है। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है और इसी दाग को मिटाने के लिए यह नया कानून एक बहुत बड़ा, शायद क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ये विचाराधीन कैदियों के लिए एक अधिकतम सीमा तय करता है। ये कैसे काम करता है? इसे सरल भाषा में आधा और एक तिहाई का नियम कह सकते हैं। नियम यह है कि अगर किसी विचाराधीन कैदी ने अपने ऊपर लगे अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय जेल में काट लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा करना ही होगा। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है जिसकी अधिकतम सजा 3 साल है, तो अगर वो 1.5 साल से जेल में है तो उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये मौत या उम्र कैद वाले मामलों पर लागू नहीं होता बस। और 1/3 वाला नियम? वो और भी ज्यादा मानवीय है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी बना है, यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है,
तो उसे अधिकतम सजा का सिर्फ 1/3 हिस्सा पूरा करने पर ही रिहा कर दिया जाएगा। 3 साल वाले मामले में सिर्फ 1 साल बाद। इसके पीछे सोच ये है कि पहली बार गलती करने वाले को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और उसे कट्टर अपराधियों के साथ सालों का जेल में नहीं रखना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है कि अपराधी जल्दी बाहर आकर फिर से कोई जुर्म कर सकते हैं? क्या ये कुछ ज्यादा ही नरम नहीं है? आपकी चिंता जायज है, इसीलिए इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी है। अगर सरकारी वकील को लगता है कि किसी को बाहर भेजना समाज के लिए खतरनाक है, तो वो अदालत से उसे और हिरासत में रखने की गुहार लगा सकता है। अदालत कारण दर्ज करके हिरासत बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी हालत में किसी को भी उस अपराध की अधिकतम सजा से 1 दिन भी ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। वाह, मतलब जेल का सुपरिंटेंडेंट अब सिर्फ कैदियों को गिनने के लिए नहीं है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अदालत को याद दिलाए कि इस कैदी का टाइम पूरा हो गया है, इसे बाहर निकालो। ये तो पूरी तरह से जवाबदेही तय कर रहा है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाए। जेल अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो खुद अदालत को सूचित करें। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। क्या? ये फायदा उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ एक से ज्यादा मामले चल रहे हैं। चलिए, अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसके बारे में हम सब ने फिल्मों में सुना है, अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल। ये असल में काम कैसे करती है? क्या ये अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए गिरफ्तारी से बचने का कोई आसान रास्ता है? ये एक आम धारणा है, पर इसका मकसद कुछ और है। सोचिए, किसी पर कोई झूठा केस कर दे, उसे पता है कि पुलिस उसे बेइज्जत करने के लिए गिरफ्तार करने आ रही है। अब वो भागता फिरे? नहीं, वो सीधे हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय जाकर कह सकता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी इज्जत दांव पर है। अगर पुलिस आए तो मुझे तुरंत जमानत दी जाए। ये आत्मसम्मान बचाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। मतलब ये गिरफ्तारी से पहले ही जमानत का एक आश्वासन है। पर अदालत ऐसे ही किसी को ये राहत दे देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत इस पर कई तरह की शर्तें लगा सकती है, जैसे जब भी पुलिस बुलाएगी पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा, आप किसी गवाह को धमका नहीं सकते और आप बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि आरोपी जांच में सहयोग करे। क्या कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनमें ये अग्रिम जमानत मिल ही नहीं सकती? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा और समाज के लिए जो अपराध बहुत गंभीर माने गए हैं, उनमें ये सुविधा नहीं है। जैसे संगठित अपराध या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में आप अग्रिम जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकते। यहाँ समाज की सुरक्षा को व्यक्ति की आजादी से ऊपर रखा गया है। और मान लीजिए कि निचली अदालत ने जमानत देने में कोई गलती कर दी या कोई बहुत सख्त शर्त लगा दी, तो क्या उसे ठीक करने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। इसीलिए हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। वो निचली अदालत के किसी भी फैसले को बदल सकते हैं, वो जमानत की शर्तों को नरम कर सकते हैं, या अगर कोई जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जमानत रद्द करके उसे वापस जेल भेजने का आदेश भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जमानत मिल गई, पर ये बॉन्ड और जमानतदार का चक्कर क्या है? ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? इसे एक उदाहरण से समझिए। पर्सनल बॉन्ड आपका खुद से किया गया एक लिखित वादा है कि मैं अदालत में पेश होऊंगा। लेकिन जमानतदार मतलब श्योरिटी के साथ बॉन्ड ऐसा है जैसे आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को साथ लाएं जो अदालत से कहे, अगर ये नहीं आया तो मैं जिम्मेदार हूं और मैं हर्जाना भरूंगा। जाहिर है दूसरा वाला वादा ज्यादा वजन रखता है। तो इस बॉन्ड और जमानतदार की प्रक्रिया में भी कोई नया बदलाव आया है? हाँ, कुछ बहुत ही व्यावहारिक बदलाव हैं। पहला, अदालत मनमानी रकम का बॉन्ड नहीं मांग सकती। रकम उतनी ही होगी जितनी मामले को देखते हुए जरूरी है, ताकि वो सजा जैसी न लगे। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, अब जमानतदार को ये घोषित करना होगा कि वो और कितने लोगों का गारंटर बना हुआ है। अच्छा। जी, ये उन पेशेवर जमानतदारों पर रोक लगाने के लिए है जो उसे एक धंधा बना लेते थे। और अगर वादा तोड़ दिया तो? अगर आरोपी फरार हो गया तो जमानतदार का क्या होगा? तो जमानतदार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हाँ। अदालत बॉन्ड की रकम जब्त कर लेगी और उसे भरने का आदेश देगी। और अगर वो पैसा नहीं भर पाता तो उसे 6 महीने तक के लिए सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। ओहो। यानी किसी की जमानत देना अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस चैप्टर में एक और प्रावधान है जो मुझे काफी दूरदर्शी लगा, वो जो मुकदमे के अंत में बांड भरवाने की बात है। हाँ, वो अपील प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए है। मुकदमे के अंत में फैसला सुनाने से पहले अदालत आरोपी से एक बॉन्ड भरवाती है कि अगर उसे सजा होती है और वो इसके खिलाफ अपील करता है तो वो अपील वाली अदालत के सामने पेश होगा।
इससे ये सुनिश्चित होता है कि सजा पाने के बाद व्यक्ति अपील प्रक्रिया से बचने के लिए गायब न हो जाए। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर को सार में समझें, तो बीएनएसएस का ये अध्याय एक बहुत ही व्यापक ढांचा तैयार करता है। ये छोटे अपराधों में जमानत को अधिकार बताता है, तो वहीं गंभीर अपराधों में अदालतों को विवेक की शक्ति देता है। और सबसे बढ़कर ये विचाराधीन कैदियों और जेल अधिकारियों के लिए नई और स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करता है। इसका मुख्य सार उस नाजुक संतुलन में ही है। ये एक तरफ जेल नहीं जमानत के सिद्धांत को बनाए रखता है और दूसरी तरफ समाज को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियंत्रण भी लगाता है। खासकर निर्धन व्यक्तियों और पहली बार अपराध करने वालों पर जो ध्यान दिया गया है, वो दिखाता है कि कानून अब ज्यादा मानवीय और सुधारवादी होने की कोशिश कर रहा है। इसे समझने का एक शानदार तरीका है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक संतुलन। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए, जो भविष्य के वकील और जज हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं। कानून विचाराधीन हिरासत पर सीमाएं लगाता है ताकि जेलें ना भरें, लेकिन साथ ही एक अपवाद भी डालता है कि ये लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। हमारी कानूनी प्रणाली की हकीकत को देखते हुए, जहां अक्सर किसी एक व्यक्ति पर कई झूठे मामले भी डाल दिए जाते हैं, क्या ये अपवाद उस अच्छे मकसद को ही कमजोर नहीं कर देगा? क्या ये एक ऐसी खामी बन सकता है जिसका दुरुपयोग हो, या ये एक जरूरी सुरक्षा उपाय है? इस पर जरूर सोचिएगा।